वेलकम बेटे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो किस टाइप से होती है ना। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे एसिमिलेशन के इस टॉपिक पे। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि इससे पहले हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो विलाई प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर की तरफ विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये वाले, ठीक है ना। इनके अंदर बेसिकली ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं। और एब्जॉर्प्शन के अंदर होता क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर चला जाता है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है जो कि इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रोसेस को हमने एब्जॉर्प्शन बोला था। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है हमारा वो डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड या फिर डिजॉल्व्ड फूड को सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, ठीक है ना, जहां पर ये जो फूड है वो एसिमिलेट हो जाता है, ठीक है ना। एसिमिलेट वर्ड का मतलब सिंपली हम लोग बात करें तो क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल्स का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। सेल्स उसको अपना हिस्सा बना लेती हैं। और ये जो एसिमिलेटेड फूड होता है, ये फूड जो है उनको सेल्स या फिर हम लोग बात करें कि जो हमारी बॉडी सेल्स हैं वो यूज करती हैं किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए भी क्या करती हैं, इस फूड को यूज करती हैं। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब एनर्जी निकालेगी सेल, ठीक है ना, जो डाइजेस्टेड फूड है जब वो सेल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो उससे जो सेल है वो एनर्जी निकालेगी। और एनर्जी जो निकालती है वो कैसे निकालती है, वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। सेल क्या करती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करती है। किसके साथ में करती है, जो फूड सेल के अंदर पहुंच चुका है उसका अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसको रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन के एक्चुअल के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इंक्लूड, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो मतलब रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है उन फूड पार्टिकल्स का, उन फूड मॉलिक्यूल्स का जो कि सेल्स के अंदर पहुंच चुके होते हैं, ठीक है ना। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो बॉडी क्या करती है, उसका इमीडिएटली यूज कर लेती है, ठीक है ना। और कुछ एक पार्ट जो कि बॉडी यूज नहीं कर पाती है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको बॉडी क्या करती है, इमीडिएटली स्टोर कर लेती है, ठीक है ना। उसको इमीडिएटली स्टोर कर लेती है। और जो स्टोर करने का काम है वो कौन करता है, लिवर करता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। और कौन करता है, उसको लिवर करता है। और लिवर उसको किस फॉर्म के अंदर स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर करता है। हमने बात की थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और लिवर ये काम करता है, ठीक है ना। और ये जो ग्लाइकोजन है इसको फिर हम लोग एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज करेंगे जब हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं होगा, या फिर जब हम लोग क्या करते हैं, फास्ट वगैरह रखते हैं, व्रत रखते हैं, तब इस ग्लाइकोजन का यूज होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस थी एसिमिलेशन की। ये नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है उसको हम लोग पढ़ते हैं। एसिमिलेशन के बाद में क्या होता है, इजेशन। इजेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जो बॉडी है हमारी वो रिमूव कर देती है, उसको बॉडी रिमूव कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आइए इसको पढ़ते हैं कि वो फूड का पार्ट, ठीक है, जिसको कि बॉडी जो है या फिर हम लोग जो खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड होता है सिर्फ उसी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो बड़े ट्यूब के अंदर या फिर बड़े पार्ट के अंदर, जिसको कि हमने नाम दिया था लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर पहुंच जाता है, ठीक है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसको हम लोग लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, एक वाइड ट्यूब होती है। लेकिन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो ट्यूब होती है वो नैरो ट्यूब होती है, ठीक है ना। अब होता है क्या कि जो वॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो अनडाइजेस्टेड फूड में से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है।
और वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करती है, उसके अंदर भी विलाई प्रेजेंट होते हैं, और विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, किसने किया उसको, उसने लार्ज इंटेस्टाइन ने जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और इससे वाटर निकल जाने के कारण अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। और ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म है वो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पोर्शन के अंदर स्टोर हो जाता है, क्या होता है, रेक्टम वाले पोर्शन के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। और थोड़े टाइम तक ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ठीक है। और उसके बाद में जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग पास आउट कर देते हैं या फिर इजेस्ट कर देते हैं हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्टूल और फीसेस, क्लियर। अब होता क्या है कि द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसेस इज कॉल्ड इजेशन या फिर डीफिकेशन, मतलब जब हम लोग क्या करते हैं स्टूल को या फिर जो फीसेस है हमारा इसको बॉडी से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोल सकते हैं या फिर डीफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारी बात थी, हमने की थी कि इजेशन के अंदर क्या होता है, क्लियर। अब ये जो सैंपल प्रॉब्लम है इसको आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, ये जो सैंपल प्रॉब्लम है इसको आप लोग खुद करेंगे, और अगर नहीं आएगी तो आप लोग मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर मैं आपको कॉल के थ्रू इसका आंसर बता दूंगा, इससे पहले आपने इसको खुद करके देखना है। अब क्या है कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेंटल कैरीज के, ठीक है, डेंटल कैरीज के इस टॉपिक पे। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा दांत होते हैं वो क्या करते हैं, फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, मतलब उसको मैकेनिकली या फिर फिजिकली उसको तोड़ते हैं, फूड को बड़े जो पार्ट होती है उसको छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ते हैं हमारे दांत, ठीक है ना। और हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल के अंदर एक हार्डर कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, और उस कवरिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनेमल नाम देते हैं, इनेमल। और इनेमल जो है वो सबसे ज्यादा तकड़ा या फिर हम लोग बात करें कि हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनकी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट कोई पाया जाता है तो वो इनेमल होता है, और ये कहाँ पर होता है, दांतों को कवर करने का काम करता है, ठीक है। और ये इतना हार्ड होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं बोन से भी ज्यादा से ये हार्ड होता है, ठीक है ना। और इसके नीचे द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल, मतलब इनेमल के नीचे जो पार्ट होता है टूथ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंटाइन। और ये जो डेंटाइन होता है ये बोन की तरह का होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, बोन की तरह का होता है। और डेंटाइन के नीचे क्या होता है, खाली स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। ये यहाँ पर हमारा इनेमल है सबसे ऊपर, उसके बाद में क्या आ गया, ये डेंटाइन आ गया, और डेंटाइन के अंदर ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, ठीक है ना, उस स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं पल्प कैविटी, क्या बोल रहे हैं, पल्प कैविटी बोल रहे हैं। और ये जो पल्प कैविटी होती है इसी के अंदर हमारी नर्व्स होती हैं, इसी के कारण जो नर्व्स होती हैं यहाँ पर, उन्हीं नर्व्स के कारण हमें ठंडे या फिर गर्मी का एहसास होता है कि हम लोग जो फूड खाते हैं वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब दांत टूट जाता है तब खून आता है ना, तो वो क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और सेंसेशन के लिए, फूड के ठंडे गर्मी के एहसास के लिए हमारे दांतों के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब होता क्या है कि एक्चुअल के अंदर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल्स इन टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज किसको कहते हैं कि जब हम लोग दांतों की सफाई वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है ना, तब होता क्या है कि हमारे जो दांत होते हैं वहां पर स्मॉल होल्स बन जाते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल होल्स बन जाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, कई एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। और एसिड आपको पता है तेजाब होता है, और तेजाब के सामने इनेमल भी नहीं टिक पाता है, और इसीलिए हमारे जो दांत होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। ये कैसे होता है, आइए इसको नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन वी ईट शुगरी फूड, जब हम लोग क्या करते हैं, मीठा फूड खाते हैं, ठीक है ना, मीठा फूड खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना,
वो क्या करते हैं, वो शुगर के ऊपर अपना काम करते हैं और वहां पर क्या करते हैं, शुगर के ऊपर काम करने पर वहां पर एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और ये जो एसिड होता है पहले तो क्या करता है, जो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं उनको डिसॉल्व करता है, ठीक है, फ्रॉम द टूथ इनेमल। जो टूथ इनेमल होता है उसमें से क्या करता है, कैल्शियम साल्ट्स को ये क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। और उसके बाद में जो डेंटाइन होता है, ठीक है ना, एंड देन फ्रॉम डेंटाइन फॉर्मिंग स्मॉल कैविटीज, और उसके बाद में जो डेंटाइन होता है उसमें क्या कर देता है, होल्स पैदा कर देता है, ठीक है ना। लगातार अगर हम लोग दांतों को साफ ना करें तो ये प्रोसेस होती रहती है, क्योंकि शुगर के ऊपर कुछ एक बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो शुगर के ऊपर अपना एक्शन करते हैं और एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि हमारे दांत डिके करने लग जाते हैं, ठीक है ना। और एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि ये जो फॉर्मेशन है किसका, कैविटीज का, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड द टूथ एंड पल्प कैविटी। और इससे होता क्या है कि जो हमारे दांतों के अंदर जो पल्प कैविटी होती है और जो आउटसाइड होती है उसके बीच में, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है उसको कम हो जाता है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है किसके बीच में, आउटसाइड और पल्प कैविटी के बीच में। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये आउटसाइड पहले इतनी थी और यहाँ पर हमारी पल्प कैविटी थी, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक होल बनने के कारण ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गई है। अब डिस्टेंस कम होने के कारण नेक्स्ट जो चीज है वो होती क्या है कि हमें पता है कि जो पल्प कैविटी होती है उसके अंदर क्या होती है, नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं नर्व्स को, ठीक है। हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, नर्व के जो सिरे होते हैं उनको ये इरिटेट करते हैं, जो एसिड होता है ना ये क्या करता है, इरिटेट करता है, जो कि टूथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उससे फिर क्या होता है, हमें दांतों का दर्द होता है या फिर टूथ हैक होता है, ठीक है ना। अब इससे होता क्या कि नेक्स्ट, अगर ये कैविटीज, ठीक है ना, इफ द कैविटीज कॉज्ड बाय डेंटल डिके आर नॉट क्लीन एंड फिल्ड बाय डेंटिस्ट, अगर जो ये कैविटीज हैं, ठीक है, जो खाली होल बन चुके हैं, इनको जो डेंटल डिके के कारण बनती हैं, अगर इनको साफ ना किया जाए और डेंटिस्ट क्या करते हैं, इन होल्स को भर देते हैं, ठीक है ना, इसको होल्स को भर देते हैं, और अगर इसको भरवाया ना जाए तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पल्प कैविटी तक पहुंच जाते हैं, और होता क्या, उससे हमारा जो गम्स होते हैं, ठीक है, जो गम्स का रीजन होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है ना। और उससे फिर होता क्या है कि और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और उससे हमारे और ज्यादा पेन होता है। सीवियर पेन मतलब क्या होता है, थोड़ा गहरा पेन होता है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए अब बात करते हैं हम लोग कि अगर जो हमारे दांत हैं, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर दांतों को लगातार साफ ना किया जाए तो दे बिकम कवर्ड विद ए स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया कॉल्ड डेंटल प्लॉक। आप लोगों ने कोलगेट की जो एड वगैरह आती है उसके अंदर सुना होगा कि जो प्लॉक रिमूविंग हमारा ये जो टूथपेस्ट है, ठीक है ना, या फिर कुछ एक जो टूथब्रश आते हैं वो भी बताते हैं कि ये जो हमारा टूथब्रश है ये प्लॉक रिमूविंग है, ठीक है ना, मतलब प्लॉक को इजीली ये हटा देता है। तो उसके अंदर प्लॉक क्या होता है आपको पता अब लग गया होगा कि अगर हम लोग दांतों को लगातार साफ ना करें, ठीक है ना, तो हमारा जो फूड होता है वो स्टिकी हो जाता है, ठीक है, और येलोइश लेयर जो होती है फूड की वो बैक्टीरिया के साथ दांतों के ऊपर चिपक जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्लॉक बोलते हैं। अब जो प्लाक होता है ये क्या करता है, टीथ के ऊपर कवरिंग बनाते रहता है, ठीक है, क्या करता है, कवर बना लेता है, और एल्कलाइन सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ, और हमारा जो सलाइवा होता है, ठीक है, हमारी जो लार होती है वो टूथ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है। अगर वो टूथ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी तो मतलब क्या है, जो एसिड है जो कि बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया है उस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकेगा, और जब वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एसिड हमारे इनेमल को खत्म करना शुरू कर देगा और टूथ डिके जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। टूथ डिके जो है एक्चुअल के अंदर वो होना शुरू हो जाएगा, हमारे जो दांत है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि हमें जो ब्रश है वो लगातार करना चाहिए, हमारे दांतों को लगातार साफ करना चाहिए, स्पेशली खाना खाने के बाद में, सुबह और शाम का खाना खाने के बाद में हमें जो दांत है हमारे वो लगातार साफ करने चाहिए, ठीक है ना। और इससे होता क्या है कि जो प्लाक होते हैं, ठीक है ना, वो हट जाते हैं ब्रश करने से, और जो बैक्टीरिया होते हैं एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वो भी दांतों से हट जाते हैं, ठीक है ना। और दिस विल प्रिवेंट डेंटल कैरीज, और इससे क्या होता है हमारी जो डेंटल कैरीज होती हैं वो
खत्म हो जाती हैं, ठीक है, या फिर टूथ डिके जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा खत्म हो जाता है, मतलब हमारे जो दांत हैं वो साफ रहेंगे, ठीक है, और अच्छे रहेंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और अगर हम लोग अब यहाँ पर क्या है, कुछ एक क्वेश्चंस हैं और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग उसे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस का जो आंसर है आपने खुद करने की ट्राई करनी है। और इसके अलावा मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, ठीक है, इसके अलावा जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा और उस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपने क्या करने हैं, नोट करने हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपने नोट करने हैं। और इसके अलावा अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई और भी प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ आपको ना समझ आई हो पूरे जितना हमने आज तक पढ़ा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो बेटे अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल का, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के टॉपिक पे। तो बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।